राम राम सभी को। मैं सचिन रावत युवा जनता पार्टी की तरफ से, मेरी खुद की पार्टी, मैं चाहता हूँ पार्टी बनाना युवा जनता पार्टी। इसके लिए मैं अपने लेवल पे जो हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के भाई बहन और हमारे युवा जो पॉलिटिक्स में जुड़े और अपने हरियाणा के विकास में कार्य करें। तो उस लेवल पे मैं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो भी देखे, जुड़े, एक संगठन बने, हमारी पार्टी बने और हम सब आके हरियाणा के लिए काम कर सके। पर अब हर अच्छी चीज़ के लिए टाइम लगता है, हर चीज़ की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। जैसे मैंने भी यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। बाकी हमारे हरियाणा की 3 करोड़ की आबादी अगर एक हो जाए और हम सब मिलके सिर्फ हरियाणा के जो आने वाले 5 साल है, 2000 हरियाणा के 2024 के इलेक्शन है, इसमें जो आने वाले 5 साल है, इसमें हम अच्छी पार्टी को चुने और एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोगों को मौका दे, जैसे कि मैं। तो हरियाणा बहुत 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 आगे बढ़ जाएगा। अभी मैंने जिसकी अपने इसमें नोटबुक में नोट डाउन करे थे कुछ पॉइंट्स जो हरियाणा के डेवलपमेंट में एक 5 पिलर और 5 स्तंभ की तरह काम कर सकते हैं हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए। और इन 5 सेक्टर्स पे काम होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 सेक्टर थे आपके। पहला था एजुकेशन सेक्टर, दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, चौथा एग्रीकल्चर सेक्टर और पांचवा अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो इनको मैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन पे कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए मैं शॉर्ट्स बना रहा था रील टाइप्स में। पर उसमें 1 मिनट के अंदर बात ख़त्म करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ना तो कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो मैं ऐसी फुल लेंथ वीडियो बना रहा हूँ, 5 से 4 मिनट, 3 मिनट जो भी है। अगर कोई भाई देखता है और उसे सच में लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने हरियाणा के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना अभी। बस अगर आपको देखे और आपको समझ आ रहा है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो अगर थोड़ा सा भी लग रहा है सही कह रहा हूँ, तो ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा आने वाला हरियाणा का इलेक्शन 2024 का। आपको सही लगता है तो अपने साइड वाले को बता दो, भाई ये भाई ऐसे कह रहा है, और इसकी बात सुन लो, ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। फिर 2 भाइयों को और सुना दो, सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो उससे क्या है, जागरूकता आएगी। वरना ऐसे तो काम नहीं बनेगा हरियाणा के डेवलपमेंट में। जस्ट कि फॉर एग्जांपल अब मैं चेक कर रहा था, अब इन पांचों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे नीचे स्टार्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट है जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पूरे हरियाणा का, मतलब 37.4%। इसका मैं यहाँ पर ये खाली स्पेस छोड़ा ना मैंने आज वीडियो बनाने के लिए, इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट डालता रहूँगा डाटा का, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडिटिंग के बाद। तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 37.4%। मतलब हरियाणा की 100% आबादी में से 37.4%, लमसम 1/3 आबादी, हरियाणा की 1/3 आबादी को अच्छे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और इसमें जिसकी अगर एक चीज़ देखें, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो जैसे हमारा जो गुड़गांव है और ये फरीदाबाद है, ये इनका शहरीकरण ज़्यादा है परसेंटेज वाइज। गुड़गांव का 86 के आसपास है और फरीदाबाद का 67% शहरीकरण है, मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा है। और बाकी अदर जो भी थे, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट चेक करे थे, सबके 50% का राउंड है, 50% शहरी, 50% रूरल। और कुछ तो ऐसे थे जो इनका 14 या 16% शहरीकरण था, बाकी सारा ग्रामीण एरिया था, जैसे कि मेवात और नारनौल साइड। और बाकी डेवलपमेंट पूरे हरियाणा की 22 डिस्ट्रिक्ट के 22 डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, और 90 कॉन्स्टिट्यूंसी सिटी है उनमें होनी चाहिए। तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ साल पहले न्यूज़ पढ़ी थी, उस टाइम जो मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको, ये सोर्सेज या जो मैंने कहीं सुना या मैंने पढ़ा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये एक्यूरेट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जो एक्यूरेट होगी मैं उसका यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, और जो एक्यूरेट नहीं होगी आप लोग गूगल कर लीजिए। बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए कि तुम ये गलत कह रहे हो, इतना नहीं, इतना परसेंटेज है। थोड़ी बहुत रिसर्च आप भी लोग करिए। तो जैसे कि मैंने एक बार देखा था, उसमें साइड से जब खट्टर साहब थे सीएम हरियाणा के, उन्होंने कहा था हरियाणा में गुड़गांव में कंपनियों में साइड से कोटा करेंगे, एक रिजर्वेशन होगी हरियाणा के लोगों के लिए। पर एक बात बुझिए, हरियाणा में अगर ज़्यादातर है प्राइवेट कंपनी काम करती है मुनाफे पे, प्रॉफिट पे। अगर वो ऐसे ही किसी को जॉब दे देगी और वो लोग आके बैठेंगे, कोई भी, जैसे कि मैं ही हूँ, अगर मैं जाके किसी प्राइवेट कंपनी में जाके बैठ गया, किसी अगर मैं रिजर्वेशन की वजह से मेरे को जॉब मिल गई प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी
ऐसे फालतू में एनजीओ तो है नहीं वो, या कोई ऐसे मेरे को काम देगी या पैसे देगी फालतू में। अगर मैं लायक हूँगा तो मुझे वैसे भी काम मिल जाएगा उन बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, गुड़गांव की और फरीदाबाद साइड की। पर इसमें एक चीज़ है, अगर हमें गुड़गांव की बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना है तो मेन उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, एजुकेशन को बेटर करना पड़ेगा। तो सब एक दूसरे से लिंक है, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 5 जो मैंने मेन पॉइंट है। अगर कोई भी सरकार आए, यूथ जनता पार्टी जैसे मेरी पार्टी को नहीं मिला मौका, नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, अगर कोई और भी आती है तो ये पूरा हरियाणा के 3 करोड़ की आबादी को इन 5 पॉइंट्स पे सरकार की छाती पे बैठ जाना चाहिए कि भाई हमें इन 5 पॉइंट्स पे काम चाहिए। ये 5 पॉइंट्स एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और ज़्यादा कंपनी आनी चाहिए पूरे हरियाणा में, एग्रीकल्चर सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर। अगर फॉर एग्जांपल अगर गुड़गांव की कंपनियों में भी, अगर थोड़ी तेज़ बोल रहा हूँ तो सॉरी, अगर गुड़गांव की कंपनियों में भी अगर रिजर्वेशन कर देंगे कि इतने हरियाणा के लोगों को जॉब देनी ही देनी है, तो वो छोड़ के नोएडा चली जाएगी। उनके पास कौन सी कमी है लैंड की या इंफ्रास्ट्रक्चर की? नोएडा इतना डेवलप हो रहा है, नोएडा में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी कंपनी नोएडा चली जाएगी। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट ये प्राइवेट कंपनी हरियाणा में गुड़गांव में कर रही है, ये नहीं करने की। और गुड़गांव जितना डेवलप हुआ है ना, ये सरकार की वजह से नहीं हुआ, ये जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है प्राइवेट कंपनियों की वजह से हुआ है। अगर आप कहीं भी देखें, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी प्राइवेट कंपनी ही करेगी, और ये सच है। और इसमें इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को पूरे हरियाणा में, सिर्फ गुड़गांव फरीदाबाद साइड छोड़ के, जो हमारा पूरा हरियाणा है, भिवानी, हिसार और पीछे सिरसा और अपना अम्बाला, ये पीछे का जितना भी एरिया है, पंजाब और राजस्थान टच बॉर्डर जितना भी है, इन सब पे, नारनौल, महेंद्रगढ़, अपना रेवाड़ी, इन सब पे भी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी मैं चेक कर रहा था फॉर एग्जांपल कितनी कंपनी है, उसका डाटा भी यहाँ आ जाएगा आपको। अगर उसमें 1-1.5 लाख के आसपास थी, जो 1.5 लाख, और उसमें थी जो क्या कहते हैं, इसमें जो स्टॉक मार्केट में रहती है, उसके अलावा 16,000 कुछ और कंपनी आती है, उसका भी यहाँ मैं डाटा डाल दूँगा। अगर ये 16,000 कंपनी और इसके अलावा और जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, इन प्राइवेट कंपनियों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को, अगर हम हरियाणा के और भी भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और ये अम्बाला, इन एरियाज़ में अगर हम इनको डाइवर्ट करेंगे और यहाँ पर इनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, तो ये सारी कंपनियाँ क्यों नहीं आएगी हरियाणा में? क्यों हरियाणा के लिए काम नहीं करेगी? क्यों हरियाणा की डेवलपमेंट नहीं होगी? तो हमें इनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें अपने आने वाले 5 सालों में तो एजुकेशन को एक एक्सट्रीम लेवल पे बेस्ट बनाना होगा, वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन सेक्टर बनाना होगा, जिसकी वजह से ये कंपनी अगर हमारे यहाँ आती भी है पूरे हमारे हरियाणा में, अगर ये ज़्यादातर डेवलपमेंट हरियाणा के दिल्ली बॉर्डर साइड है, इधर भी मेट्रो लाइन है, उसके अलावा तो मेट्रो ख़त्म हो जाती है, ये सारी मेट्रो पूरे कोने कोने में पहुँचा देनी चाहिए, मतलब एक तरीके से। और फिर हर जगह एजुकेशन सेक्टर बेटर हो जाना चाहिए। मतलब जो दिल्ली बॉर्डर पे जितनी भी कंपनियाँ हैं, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, इन कंपनियों को, और वेस्ट राजस्थान और ये पंजाब जो बॉर्डर है, इधर की जो ये डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, इधर डाइवर्ट करेंगे, इधर कंपनी आएंगी, इधर इन्वेस्टमेंट होगी। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट आपके राज्य की कंपनी कर सकती है, उतनी कोई नहीं कर सकती। और कंपनियां ऐसे नहीं आएंगी, कंपनी आएगी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के। और सबसे ज़्यादा, सबसे मेन पॉइंट, कंपनी आएगी आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी देखकर। अगर जैसे आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, फॉर एग्जांपल हरियाणा की सीट है 90, जैसे लास्ट इलेक्शन थे उसमें बीजेपी के 40 सीट और जेजेपी की 10 सीट, गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन की सरकार, वो आपस में गांठ साठ में लगे रहेंगे, वो आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, वो अपने ही सरकार टिक जाए उसके लिए काम करेगी। अगर कोई भी सरकार आती है गठबंधन के साथ आई है, 90 के 90 सीट जीत जाए एक सरकार, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट कर सकती है। हालांकि करती नहीं है, पर जैसे कि अगर हमारी युवा जनता पार्टी, अगर हमारे हरियाणा के युवा भाई जुड़ते हैं और हम सब मिलकर करते हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट हो सकती है, बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े आराम से। 3 करोड़ की आबादी हमारे हरियाणा की, पूरा हमारा हरियाणा वेस्ट साइड का पूरा जितना भी है, अम्बाला, भिवानी, सिरसा, दादरी चक्र, सॉरी नाम हो रहा है थोड़ा तेज़ बोलने के चक्कर में, दादरी साइड और इधर की साइड भिवानी हो गया, इन सारी साइड में बहुत अच्छे से पूरे ऑल ओवर इंडिया की कंपनियां आ जाए और अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने अपने प्लांट्स लगाए, या मैन्युफैक्चरिंग करे, या
जॉब अपॉर्चुनिटी दे। तो हरियाणा के 3 करोड़ की आबादी में से जो 37.4% जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लमसम 1/3 आबादी, 3 करोड़ की आबादी में से लमसम 1 करोड़ की आबादी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको बड़े आराम से रोज़गार मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर की ज़रूरत है। हमारे जो अब जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं जो अभी स्कूलों में हैं, इनको प्रॉपर इनके स्कूलों को ही हम ठीक कर देना। आप कभी किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देखना और सरकारी स्कूल के बच्चे को देखना, तो ये नहीं कि कंपेयर कर रहा हूँ, पर एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा जिसकी उसमें कॉन्फिडेंस होगा, इंग्लिश बोलेगा वो, उसमें टेक्नोलॉजी के लिए उसको नॉलेज होगी टेक्नोलॉजी की, और वो एज़ कम्पेयर टू हमारा जो एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, वो कैपेबल है, सब चीज़ है, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स खा जाएगा। कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आप को थोड़ा पीछे समझेगा, इंग्लिश नहीं बोल पाएगा तो उसे लगेगा मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ों में वो काबिल होकर भी पीछे रह जाएगा। तो मेन घूम फिर के दोबारा वही आ गया, एजुकेशन सेक्टर बेहतर करना है और फिर हेल्थ केयर सेक्टर बेटर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट था जो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ये तो शहरीकरण से ही होगी और प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा में आने से ही होगी। पूरे हरियाणा में 16,000 कंपनी, इधर मैं दिखा दूंगा आपको, आएगा पूरे हरियाणा में 16,000 कंपनी। अगर 16,000 कंपनी 16,000 प्लांट लगा दे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगा दे, या 1 साल या 2 साल के लिए वो टीचिंग या लर्निंग सेंटर ही खोल दे, हमारे हरियाणा के लोग 6 महीने का कोर्स करके इतने कैपेबल तो बन ही जाएंगे कि उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। फिर गुड़गांव की क्या, अमेरिका, लंदन, संडन, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठ के भी काम कर सकते हैं हमारे हरियाणा के नौजवान युवा लोग, हमारे हरियाणा के भाई बहन, तो बड़े आराम से काम कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा पॉइंट है, पानी पिलवाई। देखो कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं जो स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है और बोले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो दूसरा है पॉइंट वो है, मैं ऊपर से नहीं नीचे से जो पॉइंट लिखे ना मैंने 5, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। तो पहला हो गया अनएम्प्लॉयमेंट ठीक होगा, मैंने बताया। अच्छी सरकार चुनने से, बहुमत की सरकार चुनो इस बार, हमारी चुनो या किसी और की भी चुनो, जिसको भी चुनो बहुमत से 90 की 90 सीट चुन लो, एक पार्टी के चुनो पर, और उनकी छाती पे चढ़ के कि हमें ये डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए, बात खत्म। और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी वो, प्राइवेट कंपनियों को अपने यहाँ लाएगी, तो कितनी डेवलपमेंट होगी। अगर रिजर्वेशन मांगोगे प्राइवेट कंपनियों में या गुड़गांव की कंपनियों में, तो कंपनी ही प्राइवेट है, उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपना पैक करेगी, चली जाएगी सीधा नोएडा और पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में एक जगह गच्चीबावली, इतनी हाईटेक सिटी, इतनी हाईटेक एरिया है वो, इतना डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड, गुड़गांव से ज़्यादा डेवलप्ड है वो। गुड़गांव का साइबर सिटी एरिया है जो, उसके टक्कर का है वो एरिया। आप सब गूगल कर लेना, गच्चीबावली हैदराबाद का। तो नवी मुंबई, प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको तो बस पैक करके जाना है। अगर उन प्राइवेट कंपनी से आप रिजर्वेशन मांगोगे जॉब की, और रिजर्वेशन प्राइवेट कंपनी क्यों देगी, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी एनजीओ नहीं होती है, वो फ्री में काम नहीं करती है, प्राइवेट कंपनी सरकार नहीं होती है, वो भला नहीं सोचेगी, वो अपना ही भला सोचेगी। तो प्राइवेट कंपनी हमारे हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसके लिए हम हरियाणा वालों को और ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, गांव तक रोड पहुँचाने पड़ेंगे, गांव तक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, गांव तक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे जहां पर वो आके उनके ऑफिस सेटअप हो सके। तो इन चीज़ों पे काम करना होगा। थैंक यू। तो अब दूसरा पॉइंट था वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब जैसे कि मैंने कोशिश करी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, मुझे सच बोलूँ तो मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने चेक करा, मैंने गूगल करा, और जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सकती थी मैं नॉलेज ले रहा था, बाकी यूट्यूबर से, बाकी गूगल से, और जितनी ज़्यादा मैं पता लगा सकता था कि फार्मर्स की डेवलपमेंट कैसे होगी, फार्मर्स का विकास कैसे होगा, किसानों का विकास कैसे होगा। जो हमारे किसान भाइयों का विकास जो होगा वो होगा, सच्ची बताऊँ तो वो होगा, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं। अगर कोई भाई है जो किसान फैमिली से है, अगर उससे लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना। जो मुझे लगता है, अगर एक किसान है, उसके 2 बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस पर अगर वो खेती वेती करता है, जितनी भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी, जितने भी मैंने सुने, उसमें एट दी एंड किसानों का नुकसान ही हो रहा है।
कहीं ना कहीं से लेके या उतना मार्जिन नहीं आ रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है। या मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा, मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर किसान फरारी गाड़ी चला रहे हैं या लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं या जी वैगन चला रहे हैं, किसान जो खेती करके। तो ये सारी कभी रील नहीं आती कि जैसे रील आती है मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 3 साल पहले, और ये मेरी गाड़ी, ये मेरे घोड़ा गाड़ी और ये मेरा बंगला। ऐसा कोई भी वीडियो मैंने देखा नहीं इस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर किसी ने कहा हो मैं किसान था, मैंने खेती स्टार्ट करी और इन 3 महीने में मैंने ये सेटअप कर दिया या ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मेजोरिटी कुछ होने करा है, पर मेजोरिटी मोस्ट होते हैं ना, देखा जाता है कि कितने लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं उस चक्कर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको सबसे पहले तो अपना थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। सेल्फिश मतलब अपना ही बारे में सोचना होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में दुनिया भर, अगर एग्ज़ाम्पल देता है, एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक लैंड है, 1 एकड़ की लैंड है, कुछ 4,800 कुछ के आसपास होती है। अगर आपके पास एक लैंड है, अगर आप उस पर खेती करते हो और आप कुछ जी जान मेहनत लगाते हो, अगर एक किसान 1 एकड़ के खेत में अगर कुछ खेती करता है तो उसमें वो अकेले नहीं, उसका पूरा परिवार, शायद से बीवी बच्चे सब, पूरा प्रॉपर एक किसान का परिवार मेहनत करता है। और जो मोटा जो मैंने एक वीडियो में देखा था, उसका लिंक मेरे को मिलेगा तो मैं यहाँ डाल दूँगा। उसमें वो बता रहा था कि एक किसान की साल की इनकम होती है कुछ मोटा 50 से 60 हज़ार के आसपास, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लमसम लगा लो पूरे साल में 1 लाख भी होती है एक फसल से, एक बारी की फसल को उगने में 3 से 4 महीने जो भी लगते होंगे, अगर 3 बार भी हो जाए तो 3 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल। तो लमसम अगर इसको 12 से डिवाइड करें तो 3 लाख मोटा ले लो, 25,000 पूरा। 3 लाख के डिवाइड करते हैं हम 12 से तो एक महीने को हो गए 25,000। पूरा परिवार उसमें लगा, पूरे परिवार ने जी जान मेहनत करी और उसके बाद सिर्फ 25,000 रुपये महीना आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम है ये अमाउंट, बहुत ज़्यादा। अगर उसी परिवार के अगर 2 बच्चे होते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो बच्चे हैं, लड़का लड़की या लड़के लड़के या लड़का लड़की या लड़की लड़की, अगर वो उनकी एजुकेशन बेटर होती, वो क्वालिफाइड होते, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते, एसी में बैठ के वो आराम से 70 से 80 हज़ार रुपये कमाता एक जना। अब 2 जने कमाते 80 हज़ार, 1,60,000, और 2 लाख लमसम थोड़ा बहुत खर्चे करा के 1,60,000 2 भाइयों की या 2 बहनों की, 2 भाई बहनों की अगर तनख्वाह है, किसान के बच्चे अगर वो है, और वो 80,000 खर्च भी कर देते हैं और 1 लाख रुपये अगर वो अपने पास सेव भी रखते हैं, तो 12 महीने के 1 साल के हो गए 12 लाख रुपये खर्चे वर्चे हटा के, जो 12 लाख जुड़े। अब 12 लाख में एक किसान के 2 बच्चे जो 80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और सारे खर्चे वर्चे बचा के साल में 12 लाख रुपये जमा कर रहे हैं। अब उसके बाद उन्हें खेती करने के लिए स्टाफ रख सकते हैं, वो लोग रख सकते हैं अपने खेतों में काम करवाने के लिए। अब वो लोग काम कर सकते हैं उनके लिए। फिर उसके हिसाब से वो जो एक चीज़ मैंने देखी थी, एक वीडियो में एक भाई बता रहा था कि अमेरिका और ये जो चाइना, इन जैसे देश है जो ये खेती करते हैं, जो दुनिया में सबसे कम है इन चीज़ों की, जैसे कि काजू, बादाम, ये किशमिश, पिस्ता, इनकी खेती करते हैं लोग। और इसमें इनकी खेती होती है 80% इनकी पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी खेती, मतलब जैसे मैं इसमें डाल दूँगा कि बादाम की खेती अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है। उसमें आई थिंक 87% मैं बोल रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट इसमें मैं दिखा दूँगा जितने भी वो करते हैं। तो वो ऐसी चीज़ों की खेती करते हैं जो कम है और जिनका प्राइस ज़्यादा है। अगर हमारे हरियाणा का कोई किसान भाई है, अगर वो इन चीज़ों की खेती करे और उनके बच्चे पढ़ लिख के जाए और वो जॉब कर रहे हैं और वो खेती ना कर रहे बच्चे, आज की डेट में कितने किसान भाई हैं जिनके बच्चे आगे खेती करना चाहते हैं। मुश्किल ही कोई खेती करना चाहता है, गर्मी में खून पसीना बहा के उसके बावजूद भी जितनी मेहनत लगाते हैं उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, तो कौन करना चाहेगा। उसके अलावा एक किसान के 2 बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनमें से किसी एक ने एक आपका खुद का बिजनेस ही खोल लिया
और बिज़नेस चल गया फिर तो वाह क्या कहने। और बिज़नेस चलते हैं और ज़्यादातर एक चीज़ और मैंने देखी थी, हरियाणा की ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कुछ मिला नहीं कि इनके लिए क्या रिफॉर्म किया जा सकता है या क्या चेंजेस ला सकते हैं या किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं या कैसे कुछ कर सकते हैं। तो इसका एक ही जो मुझे सार निकला, इसका एक सार मुझे ये निकला है कि मैं जितने भी किसान भाई हैं हमारे हरियाणा के, उनके बच्चों को, हरियाणा के किसान भाइयों के बच्चों को वर्ल्ड क्लास बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। उन्हें अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए, पूरे हरियाणा के किसान भाइयों के लिए फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट 0 रुपये। जितने भी MRI स्कैन, बॉडी स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये सब फ्री होने चाहिए किसानों के लिए। जो इन खर्चे हो रहे हैं, बाकी के जो ये खर्चे हो रहे हैं, इनको रोक सकते हैं हम बाय सरकार की तरफ से फैसिलिटी देके इन चीज़ों की। फिर किसान अगर इन पैसों को बचा के अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं या अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं या अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करते हैं या अपने और आइडियाज़ को लेते हैं, या एक पूरा डिपार्टमेंट बनाना भी चाहिए किसानों के लिए कि आपको इस की खेती करनी चाहिए, इसमें ज़्यादा मुनाफा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ये चीज़ें भी करनी चाहिए। ओवरऑल जो किसानों की जो हालात है वो सुधरेंगे उनके खुद के बच्चों की वजह से। अगर उनके बच्चे कैपेबल है और वो थोड़े से, उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी और अच्छे लेवल पर वो डेवलप कर पाएंगे, तो आपका भला आपके बच्चे ही कर पाएंगे। ये एक सत्य है। कोई भी सरकार आ जाए आपके वोटों के लिए, आपके लिए बातें करेंगी और आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर काम करना होता, हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर को। 1966, 76, 86, 96, 2006, 2016, 2026 आने वाला है, अभी चल रहा है 24, 2 साल बाद। तो लमसम 58 साल हो गए, 58 ईयर्स। 58 ईयर्स तक आपके वोट लिए गए हैं, आपके वोटों का फ़ायदा उठाया गया है और आपके लिए कुछ भी काम नहीं किया गया है। इसमें पहले अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी, तो इसमें थोड़ी बहुत फ़ायदा उठा लिया लोगों ने या पिछली जितनी भी सरकारों ने। पर अब आप लोग अवेयर है, आपके पास फ़ोन है, दुनियादारी आप सब समझ सकते हैं और दुनिया भर के काम है आज की डेट में। तो आप जितने भी मेरे किसान भाई है, आपको जो फैसिलिटी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको देनी चाहिए या आपको मांग करनी चाहिए उनके मैनिफेस्टो में। अगर फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा का CM बन गया और मेरी युवा जनता पार्टी जीत गई, तो जो मेरा मेन होगा उसमें किसानों का सबसे मेन काम होगा उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट, फ्री MRI स्कैन, ब्लड टेस्ट या बॉडी चेकअप जो भी होंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा मेरे हरियाणा के किसान भाइयों का। दूसरा, जितने भी किसान भाई हैं उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS, इसमें भी एक और चीज़ है। अगर आपका बच्चा IAS IPS की तैयारी करता है तो आता है दिल्ली या और भी किसी शहर की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर आके वो पिंजरे जैसे कमरों के वो 20-20 हज़ार रुपये रेंट बढ़ता है और वो 1 साल भी रहता है, तो वहाँ 1 साल 20 हज़ार रुपये आपका रेंट, 2,40,000 रुपये आपके साल के सिर्फ रहने के किराए के, या उसमें खाना वाना भी जोड़ लो 10,000 का, तो लमसम 3 लाख रुपये आपका वहाँ खर्च हो रहा है। अगर मैं हरियाणा का CM होता तो मैं हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में, 22 डिस्ट्रिक्ट है, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मेडिकल को IAS IPS की कोचिंग के हेडक्वार्टर्स खुलवाता। हमारे किसान भाइयों को वहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती, वहाँ आके पढ़ते, सिर्फ हरियाणा के बच्चों को, यानी पूरी दुनियादारी के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, सिर्फ हरियाणा के बच्चों के रिजर्व सीट होती, वो बच्चे पढ़ते फ्री ऑफ एजुकेशन। उनके 3 लाख रुपए साल के बचते। उस 3 लाख को एक किसान अपने ऊपर, अपने बच्चों की हेल्थ के ऊपर और अपने रहन सहन पे, अगर एक बच्चा 2 साल भी तैयारी कर रहा है, 1 साल के 3 लाख, 2 साल के 6 लाख, और खुदा ना खास्ता कुछ लोग तो 5-5 अटैम्प्ट देते हैं, तो 3-3, 6, 9, 12, 15 लाख रुपए जो हरियाणा के किसान जो अपने बच्चों को शहर भेज के उनको उस किराए को भर के शहर के लोगों को अमीर कर रहे हैं, उस पैसे को वो अपने बच्चों पे लगा सकते हैं, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं।
तो ये भी कर सकते हैं। अगर मेरी सरकार आती है तो मैं तो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज, गुड़गांव से लेके पूरा अम्बाला से लेके सिरसा, हिसार से लेके महेंद्रगढ़, नारनौल से लेके रेवाड़ी से लेके पूरी एक चेन बना के रोहतक, जिंद, अपना पानीपत, ये सारे जितने भी है इधर प्राइवेट प्राइवेट मतलब एक कोचिंग सेंटर्स खुलवाता है जहाँ पर हमारे बच्चे फ्री में पढ़ते, ये अपने IAS IPS की तैयारी करते। अगर कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, CA बनना चाहता है, CS बनना चाहता है, कंपनी सेक्रेटरीट बनना चाहता है, तो उनके लिए भी कोचिंग खुलवाई जा सकती है हरियाणा में। और हरियाणा के बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी में दी जा सकती है कि आप आओ, आपको पूरे घर भर जब सब मिलेगा यहाँ, जब तक आप पढ़ना चाहते हो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बना के दे सकते हैं। हरियाणा में लैंड की कमी तो है नहीं कि हरियाणा बहुत छोटा सा है कि हम ये सब नहीं बना के दे सकते, ये सब नहीं हो सकता। हो तो सब कुछ सकता है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। अब मेरी इच्छा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो सकता है, कैसे कर सकता हूँ। बस यूट्यूब के जरिए अपने भाइयों को बता रहा हूँ, हमारे हरियाणा के भाई बहनों को। आप में से किसी को भी लगता है तो मैं अपना नंबर भी डालूंगा यहाँ पर। नंबर पे क्लिक करो, जुड़ते हैं, ग्रुप बनाते हैं और अवेयर करते हैं मेरी वीडियो को, और गाँव तक पहुँचाते हैं और समझाते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार और चीज़ देखी, जिसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सॉरी, पर आपने क्या करना है, एक बार वीडियो चलानी है, सुनना है, हाँ ऐसे ऐसे उसमें पॉइंट रखे जाएंगे, पॉइंट। अभी किसी का फ़ोन आ गया यार, कौन कर रहा है कॉल? अच्छा कट गया, हाँ। तो ये हो गया अपना एक तरीके से जो मैं किसान भाइयों के लिए कर सकता हूँ, वो मैंने अपने पॉइंट रखे। किसान भाइयों को फ्री एजुकेशन, सॉरी, किसान 27 मिनट की होगी वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी जाती है मेरी, सॉरी गाइस। जैसे कि मैंने बताया, जो मैं जिस तरीके से किसानों की हेल्प कर सकता हूँ वो यही है कि आप लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकता है। जो एज अ युवा जनता पार्टी अगर आती है, मेरे जैसे अगर 90 भाई भी खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है हम कर सकते हैं, मुझे तो लगता है हो सकता है। बाकी अगर इन केस युवा जनता पार्टी मेरी आई, अगर नहीं भी आती है और कोई भी सरकार आती है, तो उनके आगे आप ये पॉइंट रखना है कि हमें भाई कम से कम हमें फ्री ट्रीटमेंट दो, हमें अस्पतालों का कोई खर्चा नहीं उठाना, हमारा बीमा कराओ, हमारा लाइफ इंश्योरेंस कराओ। और सरकार कराएगी, लाखों करोड़ों का टैक्स भरते हैं हम लोग, और लाखों करोड़ों में तो कितना कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। आप लोग अवेयर नहीं हो, इसमें गलती अब ये नहीं है कि सरकार की है। अब पहले के मुकाबले अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है। अरे सबसे बढ़िया सोशल मीडिया है, कुछ भी गूगल करो सब चीज़ बता देता है। कितने का बीमा होता है, कितने दिन मिलते हैं, या कैसे हो सकता है। तो अपने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और बीमा, ये तो आप सबसे पहले सरकार से आपकी मांग होनी चाहिए। मैं युवा जनता पार्टी जीत के आई है तो मैं दूंगा ही। और किसानों के बच्चों को फ्री एजुकेशन, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बनवाऊंगा। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 90 सीट है, मतलब 90 MLA चुन के आएंगे, विधायक बोलते हैं ना, हाँ 90 विधायक। अगर मेरी पार्टी के 90 विधायक चुन के आए, और तो मैं 90 के 90 जो विधायक जिस 90 एरिया से वो आए हैं, हर एरिया में कम से कम 100 स्कूल तो बनने चाहिए। और वो भी इंटरनेशनल लेवल के स्कूल, ऐसे नहीं छोटे मोटे स्कूल बना दिए दिखावे के लिए। इंटरनेशनल लेवल के स्कूल, और फिर उन स्कूलों की फ़ोटो या उन जैसे वो रन करते हैं उनका ऐप होना चाहिए, उनके लिए यूट्यूब वीडियो होनी चाहिए या यूट्यूब चैनल होना चाहिए जहाँ पर वो दिखाएंगे फंक्शन कैसे कर रहे हैं। और उन स्कूलों में सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए इंग्लिश, और दूसरी टेक्नोलॉजी। और इन चीज़ों पे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए। और स्कूलों में तो ये तो कुछ नहीं, मैंने कुछ स्कूल देखे थे बाहर के, उनमें स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल और अपना बैडमिंटन, लॉन टेनिस, फुटबॉल, पूरा क्रिकेट स्टेडियम, ऐसे भी स्कूल होते हैं। इस तरीके के स्कूल अगर बना दिए हमने हर अगर कम से कम 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में से अगर एक सीट पे भी एक विधायक है और वो अपने एरिया में कम से कम ऐसे 100 स्कूल भी बनाता है, 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी अगर 10 भी ऐसे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल जो मैं बता रहा हूँ, जो फैसिलिटीज़ में है, स्विमिंग, क्रिकेट
और इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी। हर एक बच्चा तोते जैसी इंग्लिश बोल रहा है, वो फिर पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में जाके जॉब कर सकता है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर सकता है। तो ऐसे स्कूल अगर हम बना दें 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तकरीबन 100 स्कूल खोले, तो जैसे मैंने पहली वीडियो बनाया था एक रील में कहा था, अगर मैं जीत के आया तो कम से कम 10,000 नए प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल बनवाऊंगा, और जिसमें किसानों के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, फ्री में जीरो कॉस्ट, 1 रुपया नहीं देना होगा, 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा, फ्री कॉस्ट। और जो पैसा यहाँ खर्च हो रहा है इन चीज़ों पे, इनको किसान बचा के अपनी लाइफ बेटर बना सकता है, अपने ऊपर काम कर सकता है, अपने बच्चों के लिए अच्छी लाइफ कर सकता है। तो सरकार तो आपसे वोट मांगेगी, आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, एमएसपी कर देंगे, एमएसपी में मैक्सिमम प्राइस फिक्स करते हैं, वो सब कुछ नहीं करेंगे। वोट ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको भूल जाएंगे, फिर आप सोचोगे कि 5 साल इन सरकार ने कुछ नहीं करा, हमारे 5 साल वेस्ट हो गए। आपके 5 साल वेस्ट नहीं हो रहे, आपके बच्चों के आने वाले 15-20 साल वेस्ट हो रहे हैं। अगर एक सरकार आके काम नहीं करती ना, तो ये 5 साल आपके नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के ख़राब हो रहे हैं। जिसकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ इससे, अगर कोई 2 आदमी है, 2 आदमी अगर वो जॉब करने के लिए, मेहनत करने के लिए, उसमें से दोनों एक शहर में आ जाते हैं, शहर में आके दोनों घर वर बना लेते हैं शहर में 10 साल काम करके। अगर अच्छे से दोनों ने मेहनत करी बराबर, एक कहता है मैं वापस गांव जा रहा हूँ, एक वापस गांव चले जाता है 10 साल बाद, और दूसरा वो शहर में रुक जाता है। अब उस टाइम पे उन दोनों आए थे 1960 में आए थे शहर, 1980 में एक बंदा वापस चला गया, 20 साल, चलो 20 साल लगा लो, एक बंदा वापस चला गया, एक बंदा वहीं रहा शहर में ही। अब 2022 में जो फैसिलिटी शहरों में है और जो फैसिलिटी वापस गांव वो चला गया, वहाँ नहीं है। और जो रेट आज की डेट में ज़मीन आसमान के जो शहर में है और जो गांव में नहीं है। तो एक डिसीज़न पीढ़ियों को ठीक कर देता है, आने वाली 7 पीढ़ियों को ठीक कर देता है आपका एक डिसीज़न। तो अगर आपकी सरकार गलत चुनते हो 5 साल, आपके नहीं, आपके आने वाले 3 से 4 पीढ़ियों तक के, आपके आने वाले 15-20 साल जो सरकार, या मतलब 15-20 साल आपकी अपकमिंग जो पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उनके खराब होंगे। अगर मैं सीएम होता, मैं ऐसे 10,000 स्कूल खुलवा देता, 100 मेडिकल कॉलेज खुलवा देता, 100 मेडिकल हॉस्पिटल खुलवा देता, ये सारे CA IAS IPS इनकी तैयारी के लिए 90 कोचिंग सेंटर्स खुलवा देता हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 25 खुलवा देता है। तो फिर आपके कितने पैसे बचते, जो आप अपने बच्चों को बाहर भेज के, या दिल्ली जैसे या बड़े बड़े शहरों में भेज के, जो वहाँ के लोगों को किराए भरे जा रहे हो, वो पैसा आपका मोटा मोटा बचता। उसके अलावा आपके बच्चों को एजुकेशन मिलती, और ये सारा पैसा सेव होता। फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लंदन, दुबई तो नहीं, लंदन, न्यूयॉर्क, अपना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और भी अच्छे, अपना ये जर्मनी हो गया, अपना फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यूरोप हो गया पूरा, इधर जाके ब्राज़ील का मैं चेक करूँगा, इन जगह जाके इन जगह आप अपने बच्चों को भेज सकते हो। किसानों की हेल्प और मदद इसी तरीके से होगी कि उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। किसानों के बच्चों का भला होगा तो किसानों का भला होगा। इसके अलावा सरकारें आएंगी, वादे करेंगी, आपके लिए काम नहीं होगा, ना हुआ है। जैसे मैंने बताया था 1966 में अलग हुआ था पंजाब से, 58 साल हो गए, आज भी किसानों की हालत उतनी है। तो अब इसमें आपके ऊपर है, एक अच्छी सरकार चुन के पूरा तख्ता पलट कर दो एक बारी में। एक सरकार को ऐसा मौका हो तो, या जो कोई सरकार अब इलेक्शन के लिए जैसे कैंपेन स्टार्ट करे, तो उनसे बोलो कि भाई हमें ये चाहिए, ऐसे चाहिए, हमें फ्री ट्रीटमेंट चाहिए, हक है आपका, आप लोग टैक्स भरते हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में आके बांट के जा रहा है, हक है आपके बच्चों की बेटर एजुकेशन होना आपका हक है, फिर राइट टू एजुकेशन का हक है। यही 2 चीज़ें हैं जो एक किसान की ज़िंदगी बेटर बना सकती है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सब तो ये कर देंगे, लोन माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिर्फ चुनाव के लिए है, और चुनाव के बाद भूल जाएंगे वो सब। आपको जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी एज अ किसान परिवार की, वो किसान परिवार की डेवलपमेंट उस एक किसान के आने वाले बच्चों की एजुकेशन है,
वही एकमात्र डेवलपमेंट है जो मैंने ऑब्जर्व करा, जो मैंने वीडियो का सार निकाला, जितनी भी मैंने रिसर्च करी, जो मुझे लगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये था मेरा सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। अब तीसरा पॉइंट है, जो पहला था अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके लिए एक और चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेटर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि हुड्डा सिटी सेंटर है अपना, हुड्डा सिटी सेंटर गुड़गांव का, वहाँ तक मेट्रो आ रही है, ये अपना इफ़को चौक हुड्डा सिटी सेंटर तक। उसके अलावा एक रैपिड मेट्रो भी है जो गुड़गांव में चलती है। उसके अलावा बल्लभगढ़ तक भी मेट्रो जाती है। हरियाणा के जो बॉर्डर टच हो रहा है, जहाँ मेट्रो आगे ख़त्म हो जाती है मेट्रो, इस मेट्रो को एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे तक। इससे क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अपने हाईवेज़ अच्छे कर सकते हैं, हाईवेज़ को लाइक एक पूरी चेन बना सकते हैं, गुड़गांव से लेके रोहतक, पानीपत, सोनीपत, ये पूरी बेल्ट तैयार कर सकते हैं हम, और ऊपर जाके अम्बाला तक, और यहाँ जाके भिवानी, दादरी, और यहाँ पर महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, मेवात, सोना, और ऊपर आपका हो गया अम्बाला, जिंद। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा। एक रोड कनेक्टिविटी, एक रोडों का, हाईवेज़ का, एक्सप्रेसवे का एक कम से कम तरीके से 5 साल इन्वेस्ट हो जाए ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिर्फ 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये सारे प्रोजेक्ट होने चाहिए 5 साल के अंदर। ये नहीं चल रहे हैं हम इसको 4 फेज़ में बनाएंगे, हम इसको 3 फेज़ में बनाएंगे, एक फेज़ होगा 2024, एक फेज़ बनाएंगे हम 2029 तक, अगला फेज़ बनाएंगे 2034 तक, अगला फेज़ बनाएंगे हम 2039 तक। 3 बार सरकार बदल जाएगी, 3 बार प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगी। जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो कम से कम, जो भी सरकार आए वो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करे वो इन 5 सालों के अंदर पूरा करे। रोडों का मैप बनाना है मतलब रोड फैलाने हैं, या जितने भी ज़्यादा हाईवेज, एक्सप्रेसवे बनाने हैं, इन 5 सालों में बनाओ। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, 5 साल बहुत होते हैं। नितिन गडकरी साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया लेवल पे, क्या रोड बन रहे हैं, क्या हाईवे, क्या कुछ। यूपी देखो क्या चमका दिया, एक्सप्रेसवे से लेके क्या बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं। वो क्या हरियाणा में नहीं बनाएंगे? मना कर देंगे, नहीं भाई मैं नहीं बना रहा हरियाणा में। वो क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उनके आगे प्रपोजल नहीं रखा जाएगा। उनके आगे प्रपोजल रखा जाएगा एक तरीके से कि पूरी हमें कनेक्टिविटी चाहिए, एक गोल्ड चेन तरीके से बनाएं कि हर डिस्ट्रिक्ट 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो क्यों नहीं काम करेंगे? वो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और उनसे ये विनती कि जो भी काम शुरू होने चाहिए ये 5 साल के अंदर होने चाहिए। 5 साल के अंदर 2024 में जो भी सरकार आएगी नवंबर में, अगर मैं आया यूथ जनता पार्टी, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्टर या उस कंपनी को काम दूंगा जो 5 साल के अंडर भी नहीं, वो डेडलाइन पे काम चल रहा है, नहीं, 3 साल के अंदर जो काम मुझे करके दे कि भाई ये काम 3 साल के अंदर हो सकता है, ये एक्सप्रेस 3 साल के अंदर बन सकता है, ये हाईवे 3 साल के अंदर बन सकता है, और कनेक्टिविटी 3.5 या 2.5 साल में स्टार्ट हो सकता है काम, और ये यूज़ के लिए ओपन हो सकता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर, इस तरीके की कंपनियों को काम देना चाहिए, और इस तरीके के जो काम करे ऐसी पार्टियों को आपको वोट देना चाहिए। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। फिर तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया तो दुनिया भर की कंपनियां, 3 करोड़ की आबादी है पूरे हरियाणा की, तो पूरे इंडिया छोड़ के पूरे वर्ल्ड की सारी कंपनियों को, मैं अगर सीएम होता हरियाणा का, पूरे वर्ल्ड की कंपनी ला देता मैं। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग होंगे, और 800 करोड़ में कम से कम 3 करोड़ तो कंपनियां होगी मिनिमम 3 करोड़ कंपनी हरियाणा में ला के रख देता, तो 3 करोड़ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम। प्राइवेट कंपनी भी अपने लेवल पे डेवलप करती है, वो भी अपने लिए स्पेस बनाती है, कमर्शियल स्पेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ये सब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो उससे 3 करोड़ लोगों की इनकम, वेल्थ, हेल्थ अच्छी नहीं होगी। उससे हरियाणा के 3 करोड़ लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर 3 करोड़ कंपनी आके पूरे हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने सेटअप हरियाणा में करेगी, अपने बेसिस, वो क्या कहते हैं, कंपनी का कोर, मतलब हेडक्वार्टर्स टाइप, और हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही भिवानी क्या, जिंद क्या, अम्बाला क्या, अपना ये महेंद्रगढ़ क्या, रेवाड़ी क्या, जिंद क्या, रोहतक क्या, पानीपत क्या, सोनीपत, हर जगह
बस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बेटर मेरे जैसे बंदे की ज़रूरत है जो इन सबको कर सकता है। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं ऐसे सोचता हूँ, मजाक से हट के आपको लग रहा होगा कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये कनेक्टिविटी हो सकती है, ऐसे भी कर सकते हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट है 2.5 साल के अंदर पूरे होने चाहिए, फिर बाकी के 2.5 साल में वो प्रोजेक्ट चलने चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे ये कनेक्टिविटी है, ऐसे ऐसे काम हो सकता है। 5 साल तो बहुत होते हैं, उस 5 साल में तो कहाँ से कहाँ लेके जा सकता हूँ मैं एक स्टेट को। और अगर ये सब हो ही गया तो उसके अलावा मेट्रो कनेक्टिविटी अपने यहीं से रोहतक से लेके ऊपर तक चंडीगढ़ तक पहुँचा दो मेट्रो। और चंडीगढ़ से बात है, चंडीगढ़ तक भी जा सकती है मेट्रो अपने यहाँ जो बल्लभगढ़ पे रुकी हुई है, और यहाँ पर अपना जो हुड्डा सिटी पे रुकी हुई है, इस हुड्डा सिटी से या यहीं से कनेक्ट लगा के पूरा जयपुर तक, और यहाँ से अपना चंडीगढ़ तक, अपना यहाँ से दिल्ली के पास जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो ना मेट्रो की फैला दो, पूरे हरियाणा में मेट्रो कनेक्टिविटी फैला दो। अगर मेट्रो पूरे हरियाणा में फैल गई, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा कोई रीज़न है नहीं। ना करने वाले के तो 1000 रीज़न है, करने वाले के लिए तो एक बहुत है। आगरा में मेट्रो बन रही है, मथुरा में मेट्रो बन रही है, दो इधर अपना अयोध्या में मेट्रो बन रही है, जो मैंने चेक करा था एक रील में, मैंने बताया है सारी मेट्रोज़ के बारे में। यूपी में दुनिया भर की मेट्रो बन रही है, लखनऊ में मेट्रो बन रही है, कानपुर में मेट्रो बन रही है, आगरा में मेट्रो बन रही है, हर जगह मेट्रो बन रही है। हमारे रैपिड मेट्रो एक गुड़गांव में बन गई, उसके बाद ख़त्म, भूल जाओ, अब तो मेट्रो की ज़रूरत ही नहीं है। वाह वाट डेवलपमेंट, वाह, ऐसी डेवलपमेंट से तो तभी तरक्की कर रहा है हमारा हरियाणा। हमें मेट्रो को एक एक कोने तक पहुंचाना होगा मेट्रो कनेक्टिविटी से। मेट्रो कनेक्टिविटी से एक बात ईजी है, जैसे फरीदाबाद अगर आप कभी जाते हैं पलवल तक, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा उससे पहले तक गया था फरीदाबाद में जब मेट्रो जाती है, कई एरिया ऐसे होते हैं जब हम शीशे से नीचे झांकते हैं, जो विंडोज़ है मेट्रो की, वहाँ से लगता है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, पूरा खेत और ग्रीनरी दिन में दिखता है, रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। पर अगर मेट्रो के अंदर कोई है, अगर कोई हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बहनें अगर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर वो बोल दे कि हम अपने भाई को या अपने किसी रिलेटिव को या अपने पिताजी को कि हम इतने देर में इस स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, तो हमें आके पिक कर लो, तो वो आके पिक कर लेते हैं। तो मेट्रो एक सेफ़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे सेफ़ है मेट्रो, जो हमारी हरियाणा की महिलाओं के लिए सबसे सेफ़ है, सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, वो है एक मेट्रो। तो पूरे हरियाणा में मेट्रो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और हरियाणा का कनेक्टिविटी बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अब एक और चीज़ एग्जांपल, कुछ कहेंगे कि सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, नेता लोग ही कहेंगे कि सरकार क्यों करे, मतलब पैसे की फंड की कमी दिखाएगी, फंड की कमी दिखाती है। तो फिर जब न्यूज़ आती है कि इनके घर में इतने का छापा पड़ा, इतना कैश आया, ये आया वो आया, पैसा बहुत है, पूरे हरियाणा में बहुत पैसा है। इसमें भी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अगर हमें मेट्रो बनवानी है पूरे गुड़गांव में, पूरे हरियाणा में मेट्रो कनेक्टिविटी फैलानी है, ये प्रपोजल लेके जाओ अडानी अंबानी साहब के पास। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जैसा बंदा होता था कि जी ये मेट्रो है, ऐसे ऐसे बिछानी है, ऐसे ऐसे होगा, जो भी रेवेन्यू होगा 50-50% या परसेंट के हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट कंपनी फ़ायदे के बिना काम नहीं करती, और ये गलत भी नहीं है, आपका भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकती है। और उनसे एक शर्त कि अगर सरकार बदली 5 साल में, तो आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। आपको अगर ये मेट्रो बनानी है तो 2 या 3 साल के अंदर पूरे हरियाणा में मेट्रो फैला दो, या पूरे हरियाणा में एक्सप्रेसवे, हाईवेज इस तरीके के, या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। 90 डिस्ट्रिक्ट है, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 90 विधायक यहाँ से चुन के आएंगे, 90 के 90 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर फ्री वाईफाई जैसी या बड़े बड़े ऐसे कहता है वो जो ऑफिस स्पेस बना के दे सकते हैं। यहाँ पर दुनिया जहान की 3 करोड़ कंपनी भी लाके मैंने दे दी पूरे हरियाणा में। हरियाणा के 3 करोड़ के जो आबादी है, हरियाणा के 3 करोड़ की आबादी, दुबई के शेख होते हैं ना, उसकी जैसी ज़िंदगी जिएंगे, उसकी जैसी। अब दुबई में कुछ 96 लाख की आबादी है, उसमें से 26 लाख तो सही से इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, कुछ बाकी के सारे अदर ओरिजिन के लोग रहते हैं। वहाँ के जो मूल निवासी है वो 13 या 14 लाख लोग रहते हैं। तो उन्होंने अपनी लैंड को ओपन कर दिया कि बाहर के लोगों के लिए आप आओ, इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ, ये लैंड को यूज़ करो, और हमें एज अ रिटर्न, एज अ रेंट या जो भी
हमारे यहाँ पर दोबारा री इन्वेस्ट करो, बेटर बनाओ, बेस्ट बनाओ। इस वजह से दुबई आज की डेट में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ऐसे दुबई पहुँचा है, ऐसे एक टाइम पे सिंगापुर भी पहुँचा है। सिंगापुर भी बहुत लग्जरी है। सिंगापुर से याद आया, तेलंगाना तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में। तो आंध्र प्रदेश को बोला गया कि आपके पास 10 साल है, आपकी कैपिटल हैदराबाद है, उसके बाद आप शिफ्ट कर लेना। तो उस टाइम चंद्रबाबू नायडू आई थिंक, या चंद्रबाबू नायडू वो सीएम हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक सिटी बनाऊंगा अमरावती में पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई और काम चल रहा था बहुत अच्छे लेवल पे। 2019 में सरकार बदल गई, जगन मोहन रेड्डी साहब आ गए और उन्होंने नया प्लान रखा। उनकी सरकार ने अलग एनालिसिस किया हुआ, उन्होंने कहा 3 सिटी प्लान। तो तीन कैपिटल का प्लान रखा उन्होंने कि हम एक आंध्र प्रदेश के लिए एक सिटी नहीं, एक कैपिटल सिटी नहीं, 3 कैपिटल सिटी बनानी चाहिए हमें। तो इस चक्कर में काम ऐसा रुका। उसकी भी एक वीडियो का लिंक मैं डालूंगा यहाँ पर, देखना अमरावती आज के डेट में कितने आसमान की ऊंचाई छू रहा है। तो यही हाल होता है। और एक बात पूछनी है, जिसकी अगर एक सरकार काम कर रही है, चलो थोड़ा कम कर रही है, अगर वो कर भी रही है तो उसको अगले टर्म में हटा ही देते हो। जो उसके प्रोजेक्ट जो उसने चलाए थे, करे थे, वो जो नई सरकार आएगी उसको वैसे रोक देगी। होली आपका फ़ायदा, होली आपकी डेवलपमेंट। कम से कम अगर एक सरकार आपके लिए कुछ काम कर रही है तो उसको अल्टीमेटम दो कि आपके पास ये 5 साल है, 5 साल काम करो, वरना चलते बनो, दूसरी सरकार आ जाएगी। फिर दूसरी सरकार को अल्टीमेटम दो, और फिर उसके बाद नहीं तो किसी नई सरकार को चुनो। सरकार बदल देते हैं, जो प्रोजेक्ट उठाए, जो काम जिस स्पीड से चल रहा है, दूसरी सरकार आती है वो रोक देती है। ऐसे बुलेट ट्रेन के साथ हुआ था। अब महाराष्ट्र में सरकार बदली 2019 में, उद्धव ठाकरे सीएम बने थे उस टाइम। और एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने भी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रोक दिया और कहा कि बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। और बुलेट ट्रेन में आई थिंक जो उस टाइम मैंने चेक करा था, जो मुझे याद है, आप चेक कर लेना, बाकी मैं श्योर नहीं, 1,05,000 करोड़ लग रहे थे। उसमें से भी 80,000 करोड़ जापान दे रहा था इंडिया को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। 20,000 करोड़ बस इंडिया को देने थे और 5,000 करोड़ महाराष्ट्र सरकार को। अगर आपको 80,000 करोड़ कोई देश दे रहा है डेवलपमेंट करने के लिए, आप प्रोजेक्ट रोक दोगे, जबकि पैसा हमारा नहीं, दे कोई और रहा है, डेवलपमेंट हमें करनी है।